एक समय की बात है। बसंतपुर नाम के एक छोटे से गांव में हेमलता घनश्याम नामक पति पत्नी अपने दो बच्चे रीना और चिंटू के साथ एक छोटे से घर में रहते थे। घनश्याम सेठ धनराज के यहाँ मजदूरी का काम करता था और हेमलता गांव के एक बंगले में साफ सफाई और खाना बनाने का काम करती थी। दोनों पति पत्नी खूब मेहनत करके अपना और अपने बच्चों का पेट भरते थे। वैसे तो हर साल 40 डिग्री के आसपास गर्मी पड़ती थी, लेकिन इस साल बहुत ज़्यादा गर्मी होने के कारण गांव के सारे लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके थे। रात दिन गर्मी बहुत ही ज़्यादा पड़ती थी। रीना की माँ, इस साल तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। इतनी कड़वी धूप में काम भी नहीं कर पाते। घर से बाहर निकलते ही पसीना बारिश की तरह टपकता है। इतनी ज्यादा गर्मी में काम करने का मन भी नहीं करता। ना जाने इस साल की गर्मी कैसे कटेगी। हाँ रीना के पापा, ये तो है, इस साल बहुत ही ज्यादा गर्मी है। इतनी गर्मी तो पहले कभी भी नहीं पड़ी। तो ठीक है रीना की माँ, मैं चलता हूँ, नहीं तो सेठ धनराज गुस्सा करेंगे। ठीक है रीना की माँ। घनश्याम अपने काम पर चला जाता है। रीना और चिंटू एक सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। हेमलता उनको लेकर सरकारी स्कूल में छोड़कर वो भी बंगले पे काम पे चली जाती है। उस बंगले में मालकिन सुशीला और मालिक रामचंद्र, उनके दो बच्चे टीना और शिवम रहते थे। अरे हेमलता, आ गई तू? चल जल्दी से सारे काम निपटा ले। पता है ना तुझे, आज शिवम की बर्थडे पार्टी है। 4 बजे से पहले सारे काम हो जाने चाहिए। फिर मेरे साथ में घर सजाने में मेरा हाथ बटाना, ठीक है? ठीक है मालकिन, मैं पहले घर के सारे काम निपटा लेती हूँ, फिर आपके साथ घर सजाने में आपका हाथ बटा दूंगी। ठीक है मालकिन। इस तरह से हेमलता घर के सारे काम निपटा लेती है और घर को सजाने में सुशीला की मदद भी करती है। हेमलता और सुशीला दोनों मिलकर घर को सजा लेती हैं। अच्छा मालकिन, मैंने घर के सारे काम निपटा दिए हैं और पार्टी की तैयारी भी हो चुकी है, तो अब मैं घर जाती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन तुझे पता है ना, आज शिवम की बर्थडे पार्टी है, तो अपने बच्चों को लेकर शाम को 7 बजे बर्थडे पार्टी में आ जाना। और हाँ, मुझे तुम्हारी थोड़ी मदद की जरूरत है। ठीक है? ठीक है मालकिन, मैं शाम को 7 बजे अपने बच्चों को लेकर आ जाऊंगी। ठीक है मालकिन। ऐसा कहकर हेमलता घर चली जाती है और अपने दोनों बच्चों को तैयार करके शाम को 7 बजे पार्टी में आ जाती है। पार्टी बहुत शानदार होती है। इतना बड़ा घर देख के हेमलता के बच्चे बोलने लगे, अरे चिंटू, ये घर कितना बड़ा और कितना सुंदर है, और बाहर कितनी गर्मी है, फिर भी अंदर ठंडी लग रही है। रीना की बात शिवम सुन लेता है और उनसे बोलता है, हमारे घर में हर एक कमरे में एसी लगा है, इसलिए हमारा घर इतना ठंडा है। ओ, मतलब एसी लगाने से घर ठंडा होता है? दीदी, हम भी पिताजी से बोलते हैं हमारे घर में एसी लगाने के लिए, हमारा घर भी ठंडा लगेगा। चलो बच्चों, केक काटने का समय हो चुका है, आ जाओ। इधर शिवम केक काटता है और रीना और चिंटू दोनों एसी की ठंडी हवा खाते खाते शिवम के कमरे तक पहुंच जाते हैं। शिवम के कमरे के दरवाजे के पास खड़े होके एसी की ठंडी हवा का मजा लेते हैं। दोनों एसी की हवा खाते खाते कमरे के अंदर चले जाते हैं। दीदी, ये कमरा तो सबसे ठंडा है, इस कमरे में कितनी ठंडक है। और दीदी, ये देखो, ये बिस्तर कितना सुंदर है, बिल्कुल मखमल के जैसा। वो दोनों बेड पर बैठ जाती हैं और एसी की ठंडी हवा का आनंद लेने लगती हैं।
देखते देखते कब 15 मिनट बीत जाते हैं और आराम करते करते कब उनकी आंख लग जाती है पता नहीं चलता। इतनी देर में शिवम की बहन टीना कमरे में आ जाती है और वो रीना और चिंटू को बेड पर लेटा हुआ देखकर भड़क जाती है। ये दोनों मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? माँ इधर आओ, ये देखो ये दोनों क्या कर रहे हैं मेरे बेड पे। टीना की आवाज सुनकर सुशीला कमरे में आती है और बोली, तुम दोनों अभी के अभी मेरे बेड से उठो। दोनों बच्चे सुशीला की आवाज सुनकर उठ जाते हैं और हेमलता भी मालकिन की चिल्लाने की आवाज सुनकर कमरे में आ जाती है। क्या हुआ मालकिन, आपकी बहुत जोर से आवाज आ रही है। क्या हुआ ये पूछ, क्या नहीं हुआ? तू देख नहीं रही तेरे बच्चों ने अपने बदबूदार मैले कपड़े लेकर मेरा पूरा बेड गंदा कर दिया। ऐसी देखा नहीं, सोने चले मेरे बेड पर। हद होगी यार। मैंने तो इनको इसलिए बुलाया था पार्टी में कि इनका भी थोड़ा मन लग जाएगा। ऐसी पार्टी कभी देखी नहीं होगी जिंदगी में, लेकिन ये तो अपनी औकात ही भूल गए। ये हमारा घर है, कोई धर्मशाला नहीं जो कोई भी भिखारी आके हमारे कमरे में आके सो जाएगा। तू अभी के अभी अपने बच्चों को लेकर निकल। और हाँ, कल से काम पे आने की कोई जरूरत नहीं है। मालकिन मेरी बात तो सुनो, ऐसा मत करो, बच्चे नादान हैं। मैं वादा करती हूँ आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होने दूंगी। ये मेरी आखिरी भूल समझ के माफ कर दीजिए मालकिन। मुझे काम से मत निकालिए मालकिन, इस काम के सहारे तो मेरा घर चल रहा है। ये तेरी सर दर्द है, तू यहाँ पे काम नहीं कर सकती अब। तो अब अपने बच्चों को ले। सुशीला हेमलता को उसके बच्चों के साथ घर से बाहर निकाल देती है और आगे काम पे आने से भी मना कर देती है। हेमलता के पास कोई काम धंधा नहीं था, इसलिए घर का सारा भार गणेश के कंधों पर आ चुका था। हे भगवान, आज तो खाना बनाने के लिए आटा भी नहीं है। अब मैं आटा कहाँ से लेके आऊं? मेरे पास तो और पैसे भी नहीं है। और जो तनख्वाह घनश्याम जी को मिली थी वो सारी घर खर्चे में खत्म हो गई। मेरा तो क्या, मैं तो पानी पीकर भी सो जाऊंगी, लेकिन बच्चों का क्या? इन्हें नींद कैसे आएगी? आ गए आप? आज घर में राशन खत्म हो गया है, आज खाने में कुछ नहीं बना है। कोई बात नहीं, आज मैं खाना अपने साथ लेके आया हूँ। सेठ जी के यहाँ दावत थी तो उन्होंने बच्चों के लिए खाना भिजवा दिया। ऐसे उस रात तो वो सभी खाना खा के सो जाते हैं। अगली सुबह फिर हेमलता अपनी मालकिन सुशीला के घर जाती है। उससे थोड़े पैसे उधार मांगती है। मालकिन, मेरे घर में खाने के लिए एक अनाज का दाना भी नहीं है। कृपया आप मुझे थोड़े से पैसे उधार दे दीजिए। तुझे देने के लिए मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है। मैंने पहले ही तुझे काम से निकाल दिया है। तेरी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? जा यहाँ से, आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाना। हेमलता मालकिन सुशीला की बातें सुनकर घर वापस जाने लगती है। तभी उसे एक रास्ते में पोस्टर दिखाई पड़ता है। हेमलता वहीं पे रुक जाती है। पकोड़े बनाने वाले की जरूरत है, अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉल करें। पकोड़े बनाने तो मुझे आते हैं, अगर यहाँ पे मेरी नौकरी लग जाएगी तो घर का खर्च चलाने के लिए कुछ पैसे आ जाएंगे। जाकर पता करती हूँ। कुछ देर तक हेमलता
सोच विचार करके इस पते पर पहुंच गई। भैया, मैंने बाहर आपका पोस्टर देखा, आपको पकोड़े बनाने वाले की जरूरत है? हाँ, हमें पकोड़े बनाने वाले की जरूरत है। क्या तुम पकोड़े बना लोगी? हाँ साहब, मुझे कई तरह के पकोड़े बनाने आते हैं, जैसे मिर्च का पकोड़ा, पालक पकोड़ा, पनीर पकोड़ा और भी कई तरह के पकोड़े मुझे बनाने आते हैं। तो ठीक है, तुम आज से काम पे लग सकती हो। हेमलता पकोड़े बनाने वाले के साथ में लग जाती है और पकोड़े सर्व करती है और इसी तरह शाम हो जाती है और रमेश के सारे पकोड़े बिक जाते हैं। चलो, आज तो सारे पकोड़े बिक गए। आज तो तूने पकोड़े सर्व किए हैं, कल तुम्हें पकोड़े भी बनाने पड़ेंगे। हाँ साहब, मैं बहुत ही अच्छे पकोड़े बनाना जानती हूँ। हाँ ठीक है, ये लो तुम्हारे आज के काम के पैसे। 300 रुपये लेकर हेमलता सबसे पहले राशन की दुकान पे जाती है। वहां से राशन का सामान खरीदकर घर आ जाती है। घर पहुंचकर हेमलता सबसे पहले खाना बनाती है और बच्चों को परोसती है। रीना और चिंटू, आ जाओ, खाना खा लो। इतनी देर में घनश्याम भी वहां पे आ जाता है और हेमलता अपने नए काम के बारे में घनश्याम को बताती है। इस तरह सारे मिलकर खुशी खुशी खाना खाते हैं। अगली सुबह बच्चों को छोड़कर हेमलता काम पे चली जाती है और ग्राहकों को तरह तरह के पकोड़े बना के खिलाती है। हेमलता के हाथ के बने हुए पकोड़े ग्राहकों को बहुत पसंद आते हैं। ग्राहक खाकर हेमलता की बहुत ही तारीफ करते हैं। उनको आज बनाए हुए पकोड़े कल से भी ज्यादा अच्छे लगे। रमेश, तुम्हारे पकोड़ों का तो कोई जवाब ही नहीं। आज तो बहुत ही स्वादिष्ट पकोड़े हैं। ऐसे पकोड़े इस होटल में मैंने आज से पहले कभी नहीं खाए। ऐसा क्या मिलाया है इन पकोड़ों में जो इतने स्वादिष्ट बने हैं? आज तो मैं एक और प्लेट खाऊंगा, मेरे लिए एक एक्स्ट्रा प्लेट लगा दो। रमेश ग्राहकों के मुंह से पकोड़ों की तारीफ सुनकर हेमलता से कहता है, हेमलता, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। तुम्हारे हाथ के बने हुए पकोड़े ग्राहक एक प्लेट पकोड़े एक्स्ट्रा खा रहे हैं। तुमने तो कमाल ही कर दिया। आखिर ऐसा क्या मिला है इन पकोड़ों में जो ग्राहक इतनी तारीफ कर रहे हैं? साहब, ऐसा कुछ नहीं मिला है इन पकोड़ों में, बस नमक मिर्च और मसाले सही मात्रा में डाले हैं, बस। ऐसे ही रमेश के पकोड़े आज बहुत ही जल्दी खत्म हो जाते हैं। आज तो पकोड़े बहुत ही जल्दी खत्म हो गए। कल से हम इससे भी ज्यादा पकोड़े बनाने होंगे। और हाँ, अब हमारी पकोड़े की सेल अच्छी होने लगी है, तो कल मैं दुकान में एसी लगवा रहा हूँ।